और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे की। कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे के बीच न्यूज नेशन की टीम ने कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा से खासतौर पर बातचीत की है। डॉक्टर एन के अरोड़ा के मुताबिक 2 हफ्ते में बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर डोज पर नीति आ जाएगी। सुनिए। दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन वायरस अब दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 दिन में 2 महत्वपूर्ण बैठक ले चुके हैं। हमारे से बात करने के लिए डॉक्टर एन के अरोड़ा है, कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन। एनटीके की बैठक भी होने वाली है, आप उसके सदस्य भी है। बूस्टर डोज, थर्ड डोज और बच्चों की वैक्सीन, तीनों सवालों को लेकर उसकी मांग लगातार चल रही है। कुछ विशेषज्ञ अपनी राय पे रह रहे हैं। आपकी राय क्या है और क्या फ़र्क है बूस्टर डोज और थर्ड डोज? तो देखिए, एक है बूस्टर डोज का मतलब होता है कि अगर पहली 2 डोजें मिल गए तो उसके बाद एक ये लोगों का सोच है और कुछ इसमें आंकड़े भी हैं कि समय के साथ एंटीबॉडी कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर और उसके बाद फिर एक 6, 8, 9 महीने के बाद एक और टीका लगाने की बात, जिसको बूस्टर कहते हैं। बूस्टर हर एक को लगता है, लेकिन एडिशनल डोज एक सेलेक्टेड ग्रुप को लगाया जाता है। दूसरा, जो बच्चों के बारे में भी जो है, बच्चे 44 करोड़ हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं और इनके लिए एक समग्र नीति इनके लिए भी बनाई जा रही है। वैक्सीन का भी इनके लिए अरेंजमेंट किया गया है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इन बच्चों को एक क्रमबद्ध तरीके से और उसमें कुछ प्राथमिकता बनाई जाएंगी, जो खास तौर पर जो बच्चे बीमार हैं उनको पहले। और इस साल हो सकता है सर बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत? ये निर्भर करेगा, क्योंकि इस समय जो वो है कोवैक्सीन को भी इसने डीसीजीआई ने अभी परमिशन दी नहीं है। ज़ाइकोवी-डी का एक लिमिटेड यूज़ है और उसकी और मात्रा बहुत कम है वैक्सीन की, तो इसलिए जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जा सके। न्यूज़ नेशन को बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए कि बच्चों का टीकाकरण हो। नीति बनाई जा रही है कि क्या थर्ड डोज दिया जा सकता है स्पेशली लोगों के लिए या बूस्टर डोज एक बड़ी आबादी के लिए। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन को जितना संभव हो भारत में फैलने से, भारत में आने से रोका जाए, क्योंकि ये अगर भारत में आता है तो संभावना ये भी है कि बड़ी आबादी तेज़ी से संक्रमित हो। लेकिन मोर्टेलिटी और सीवियरिटी के लिए अभी WHO समेत भारत और पूरी दुनिया में रिसर्च किया जा रहा है। जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। इस नए वेरिएंट की आमद के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की अहमियत बढ़ गई है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले सबसे बड़े लैब ग्रुप CSIR है। न्यूज नेशन ने CSIR के DG शेखर मंडे से बातचीत की है। उनके मुताबिक नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन के असर को लेकर अभी दावा करना जल्दबाजी होगी। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद अब WHO ने ओमिक्रॉन को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जाहिर कर दिया है, यानी ये अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठक ले चुके हैं। CSIR के डायरेक्टर जनरल शेखर मांडे जी हमारे से बात करने के लिए। सर, जीनोम सैंपलिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आपके पास सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री है जीनोम सैंपलिंग की। किस तरीके से जीनोम सैंपलिंग अब बढ़ाई जाएगी? कैसे ये पुख्ता किया जाएगा कि अगर भारत में कोई भी ऐसा म्यूटेशन मिलता है तो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके? तो जीनोम सीक्वेंसिंग की चीज़ों के कंसोर्शियम जो बनाया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया था, जिसे हम लोग इंसाकॉक कहते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी, क्षमता जो है वो अच्छी है। वैसे आज के दिन पूरे देश में करीबन 18-20 लैब्स जो है वो सीक्वेंसिंग कर पाती है। उसमें से सबसे ज़्यादा सीक्वेंसिंग तो जो कलकत्ता में NIBMG कलकत्ता है, दिल्ली में IGI भी है, हमारी जो एक प्रयोगशाला है, इनमें सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा सर्वर की जा सकती है। तो आज के लेबॉर्ट्री में कितनी की जा सकती है? क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बहुत बड़ी संख्या में बाहर से भी पर्यटक आते हैं, यात्री भी आते हैं। हमारे देश की मुख्यतः जो लैब है जीनोम सीक्वेंसिंग करती है वो दिल्ली की है, जो IGIB से हम कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। वो हमारी CSIR की एक प्रयोगशाला है, उसकी क्षमता काफ़ी बड़ी है। 50 से ज़्यादा इसमें म्यूटेशन बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वैक्सीन है उसके खिलाफ ये कम कारगर साबित हो रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं साइंटिफिकली इस पूरे ओमिक्रॉन को? अगर विज्ञान की ओर से देखें तो इसमें म्यूटेशन का जो है आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो S प्रोटीन हम जिसे कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, सिर्फ उसी में 26 म्यूटेशन ऐसे हैं जो यूनिक है इस वायरस में, ओमिक्रॉन स्ट्रेन में।
वैसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा भी देखे तो उनमें भी 5-10 ऐसे म्यूटेशन जो थे वो यूनिक थे अपने आप में स्ट्रेन्स में, लेकिन ओमिक्रॉन में 26 यूनिक है। तो इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आया, विज्ञान की ओर से एक बात ऐसी है जिसकी पढ़ाई और होनी चाहिए। लेकिन इसमें आज तक जिसे पता चला है कि इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं आज के दिन।